जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? आज की जो ये दूसरी वीडियो है मेरी आपके साथ, ये हिंदी को लेकर है। हिंदी, लगातार हिंदी की वीडियो चल रही है हमारी। हिंदी की जो वीडियो चल रही है उसमें हम क्रम से चल रहे हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि कंप्लीट हिंदी करवाऊंगा आपसे। कंप्लीट लास्ट तक जाएंगे बिल्कुल। रस, छंद, अलंकार के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, सब चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक ना? और आपको लग भी रहा होगा डिटेल में पढ़ा रहा हूं हिंदी, और एक के बाद एक क्रम से चलेंगे। तो इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी अगली क्लास जो होगी वो लिपि के विकास के लिए होगी। किसका? लिपि। लिपि का उद्भव कैसे हुआ और लिपि का विकास कैसे हुआ। लिपि का उद्भव कैसे हुआ और लिपि का विकास कैसे हुआ, आज ये टॉपिक हमारा है। लिपि के बारे में आपको बहुत कम वीडियो मिलेगी, और जो मिलेगी वो बहुत उलझी हुई मिलेगी। पता नहीं क्या समझ में क्या पढ़ा रहे, क्या चल रहा। कुछ तो बिल्कुल 2-4 मिनट में बताया लिपि और चले गए। हमने भाषा पढ़ी, भाषा के बाद हिंदी भाषा का विकास पढ़ा, हिंदी भाषा की उपभाषाएं पढ़ी, बोलियां पढ़ी, भारत के जो भाषा परिवार है वो पढ़े। अब लिपि पढ़ रहे हैं। जब तक हम ये बेसिक चीजें नहीं जानेंगे बच्चों, तब तक आपको हिंदी पढ़ना कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारे क्या करते हैं, वर्णमाला उठाई और हिंदी स्टार्ट कर दी। पहले हिंदी को तो जानो, हिंदी क्या है, भाषा को जानो, लिपि को जानो। लिपि से क्वेश्चन अभी तक कम आए हैं, पर नहीं आए हैं ऐसी बात तो है नहीं। लिपि से क्वेश्चन पिछली बार एक एग्जाम में आया था, सिद्ध मातृका लिपि पूछी थी। सिद्ध मातृका लिपि से कौन सी लिपि बनी, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। बाकी और बहुत सी चीजें आई है एग्जामों में, तो हम पूरा डिटेल में चलेंगे लिपि को। सबसे पहले देखो लिपि किसको बोलते हैं, लिपि होती क्या है बच्चों। देखो मैं आपको भाषा बताया था, भाषा क्या होती है। भाषा को जब हम पहले मौखिक रूप से बोलते थे, जब लिखित रूप से आए, जब भाषा को लिखना शुरू किया, तभी से लिपि का विकास माना गया, ठीक ना? तभी से लिपि का विकास माना गया है। लिपि के बारे में यह कहा जाता है, अकलिपि और भाषा का विकास एग्जैक्ट किस काल में हुआ, इसके बारे में कोई तथ्य नहीं है। 6000 ईसा पूर्व हुआ, 5000 ईसा पूर्व हुआ, कि 10,000 ईसा पूर्व हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक लिपि की बात है, लिपि जो थी, जो प्रारंभ में जो लोग रहे होंगे, जो मौखिक बोलते थे, तो तब तो लिपि की आवश्यकता ही नहीं थी। सबसे पहले लोगों ने कुछ लाइनें खींचनी शुरू करी, ऐसे खींची होगी, ऐसे खींची होगी, ऐसे खींची होगी। इन लाइनों का उनके लिए कोई संकेत रहा होगा, कोई संकेत रहा होगा। वही उनकी क्या, उन्होंने अपने भाव को, यानी अपना जो उनका लिखित रूप में लाना चाहते भाव को, उन्होंने वो भाव व्यक्त करना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, मैंने एक ये बनाया, तो आप कहोगे जी तो एक लड़की का चित्र है, एक लड़की का चित्र है। तो यानी जब ऐसे लाइनें खींची मैंने, तो मैंने अपना भाव व्यक्त किया इन लाइनों के रूप में, ठीक ना? तो ऐसे जो प्रारंभ में लिपि रही होगी, तो वो केवल उन्होंने पहले अक्षर नहीं लिखे होंगे, पहले ऐसे लाइनें खींची, ठीक ना? तो जो पहली लिपि बनाई गई उसको बोलते हम चित्रात्मक लिपि। क्या बोलते, सबसे पहली लिपि कौन सी? चित्रात्मक लिपि। चित्र बनाने शुरू किए, पर वो चित्र किस भाव में बनाई ये हमको पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो लिपि किस संदर्भ में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन लिपि थी ये बात पक्का है। तो पहली लिपि कौन सी दुनिया में, वो चित्रात्मक लिपि थी। और चित्रात्मक लिपि का जो काल माना गया बच्चों, वो लगभग 6000 से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास के बीच कहीं मानते हैं कि इस दौरान कहीं मनुष्य ने इस तरह की लाइनें लिखनी शुरू करी और अपने भाव को इनके माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया। तो ये प्रारंभिक लिपि है। अब जो मैं आपको लिपि बताऊं, लिपि का जो विकास हुआ है दुनिया में, वो ध्यान रखिएगा बच्चों, वो निम्न क्रम में हुआ है। कैसे? सबसे पहले लिपि का अर्थ मैं बताऊं आपको। लिपि का अर्थ है चित्रित करना। क्या करना? चित्रित करना या फिर लिखना, ये लिपि का शाब्दिक अर्थ है। सबसे पहले चित्रात्मक लिपि थी बच्चों। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि के बाद बनी बच्चों सूत्र लिपि। सूत्र लिपि में बताऊं आपको, समझ जाओगे। चित्रात्मक समझ गए होंगे। सूत्र लिपि कैसी थी? सूत्र लिपि रस्सी या किसी पत्थर पर
या किसी दीवार पर कुछ निशान लगा दिया करते थे, ठीक ना। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले क्या था, जब तक गिनतियां नहीं थी, गिनती नहीं आती थी 1 2 3 4, ना अक्षरों का ज्ञान था, तो लोग किसी न किसी तरीके से अपना दिन, अपना साल तो याद रखते ही होंगे। हालांकि ये जानकारी नहीं थी कि साल में 365 डेज होते हैं, ये नहीं मालूम था, पर दिन गुजर रहा है ये तो मालूम था ना। तो रस्सी में गांठ मार लिया करते थे, आज दिन गुजरा, रस्सी में गांठ मार दी, कल का चला गया, एक गांठ और मार दी, परसों चला गया, एक गांठ और मार दी। सूत्र लिपि बोलते हैं उसको। आज भी उत्तर भारत में एक त्योहार मनाते हैं, होई अष्टमी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? होई अष्टमी। जानते होंगे, आप लोगों ने भी मनाया होगा होई अष्टमी। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं, और जब वो व्रत रखती हैं तो अपने पुत्र को गले में एक माला पहनाती हैं। उस माला में अलग अलग चांदी के थोड़े थोड़े छल्ले गिरते हैं। वो छल्ले जो होते हैं, प्रत्येक वर्ष में एक छल्ला इधर, एक छल्ला इधर गिरा जाता है। तो जैसे बच्चा 1 साल का होता है, माँ उसके लिए व्रत रखती है, तो एक छल्ला इधर, एक छल्ला इधर हो जाता है उसका, यानी वो 1 वर्ष का हो गया। जब सेकंड होई आएगी, उसके बाद जब वो 2 साल का हो जाएगा, तो एक छल्ला इधर, एक छल्ला इधर। जब 3 का होगा, तीसरी होई अष्टमी में आएगी, एक छल्ला इधर, एक छल्ला इधर, तो छल्ले गिरते रहते हैं। तो सूत्र लिपि का ही एक प्रकार से वर्तमान में प्रतीकात्मक रूप है। बच्चों मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इतिहास से पढ़ाता हूं, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इतिहास की बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आज भी उत्तरजीविता है। स्वास्तिक का चिन्ह, जल पूजा, नाग पूजा, जो हम सांपों की पूजा करते हैं, जल पूजा, वृक्ष पूजा, मातृ देवी की पूजा, ये हड़प्पा सभ्यता से कई हजार साल पहले देखिए आप, लगभग 4500 साल पहले से अब तक ये परंपराएं अनवरत रूप से जारी हैं। तो जो हम होई अष्टमी मनाते हैं और उसमें जो हम वो छल्ले पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं सूत्र लिपि से जुड़ जाता है, क्योंकि वो गिनने का तरीका है। जब भारतीय लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि पढ़ने का अधिकार भारत में प्राचीन काल और मध्यकाल में कुछ लोगों को रहा है, सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये त्योहार मनाने का अधिकार सबको था। अब वो क्या, कैसे याद रखेंगे? आपका बच्चा कितने वर्ष का हो गया? छल्ले गिनने से। अब किस छल्ले में 6 हैं, एक तरफ से 12 है, 6 इधर 6 इधर है, तो इसका मतलब वो 6 वर्ष का हो गया। और जब बच्चा छोटा होता है, तो आप जानते होंगे बच्चे के अंदर बहुत सारे संस्कार होते हैं जो हमें टाइम के साथ करने होते हैं, जैसे समावर्तन संस्कार, चूड़ामन संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो उसके लिए हमें बच्चे की एज, यानी उसकी उम्र का पता होना चाहिए। तो वो उम्र जो थी ग्रामीण क्षेत्रों में, कह लीजिए आप, जो एक प्रकार से अनपढ़ भारत था पहले, जो पढ़ा लिखा नहीं था या उसको अक्षरों का इतना ज्ञान नहीं था, जो वो उन छल्लों के माध्यम से अपनी चीजों को याद रखते थे। तो कौन सी लिपि है बच्चों? वो सूत्र लिपि। और आप जानते होंगे आज भी अगर 1 वर्ष पूरा होता है तो बोलते हैं वर्षगांठ। अब कौन सी वर्षगांठ मनाई भाई? अब हमने तो भाई 10वीं वर्षगांठ मनाई। कौन सी मनाई? 10वीं वर्षगांठ मनाई है। तो 10वीं वर्षगांठ, 10वीं वर्षगांठ। तो गांठ कहीं ना कहीं क्या है, वहीं से निकला है। अब रस्सी में जो है, रस्सी में ऐसे गांठ मार दिया करते थे, उम्र पता चलती। तो सूत्र लिपि, तो लिपि इसी तरह की थी। सूत्र लिपि के बाद बच्चों, सूत्र लिपि के बाद आई है आपकी भावात्मक लिपि। कौन सी? भावात्मक, यानी भाव को, भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं इसको। उन्होंने भाव को अपने चित्र के रूप में बताना शुरू किया। ये चित्रात्मक लिपि हमने पहले भी पढ़ी, पर जब तक भाव के जान नहीं था, अब इसमें भाव आना शुरू हो गया, भावनाएं आनी शुरू होगी। आपका भावनाएं कैसी होगी? मतलब आप जैसे किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो उसमें कैसे बताना? अगर मैं बताऊं, प्राचीन काल में क्या होता था, अगर किसी को कुछ भेजना है, जैसे कुछ भेजना है, युद्ध का प्रमाण भेजना है, तो उसके लिए मांस का टुकड़ा भेज दिया करते थे, साथ में चक्कू रखे भेज दिया करते थे। इसका मतलब ये है आप हमसे लड़ाई करना चाहते हैं। तो ये भाव था। क्या था? भाव। भाव के बाद बनी ध्वनि मूलक, ध्वनि मूलक लिपि। जो ध्वनि मूलक लिपि बनी, इसमें ध्वनि को अक्षर का रूप दिया गया, यानी ध्वनि को एक चिन्ह दिया गया। मैंने आ बोला, आ, तो आ बन गया। ए बोला, ए, ई, ओ, ये बन गया। तो लिपि बन गई हमारी, यानी ध्वनि मूलक लिपि है। कैसी लिपि है? ध्वनि मूलक लिपि। और ध्वनि मूलक लिपि बच्चों
दो तरह की होती है, एक होती है अक्षरात्मक लिपि। कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि। और एक लिपि है आपकी वर्णनात्मक। अक्षरात्मक और वर्णनात्मक, ये दोनों लिपि कैसी है बच्चों? अक्षरात्मक है और कैसी है? वर्णनात्मक है। अक्षरात्मक लिपि जैसे हमारी नागरी लिपि, देवनागरी लिपि है, ठीक ना। देवनागरी लिपि, पहले नागरी था बाद में देवनागरी बना नाम, तो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि जैसे अक्षर है, जैसे आपने ये लिखा दक्ष शब्द लिखा, दक्ष। वर्णनात्मक लिपि रोमन लिपि है मुख्यतः। कौन सी है? रोमन लिपि। और ये लिपि कौन सी है? ये नागरी लिपि है। नागरी कह लो, गुजराती कह लो, गुजरात, नागरी का विकास गुजरात में हुआ है, तो नागरी है। बहुत सारी लिपियां हैं जो किस ज्यादा लिपि अक्षरात्मक है, ये लिपियां कम होती हैं। अक्षरात्मक लिपि में हमें अक्षर दो दिखेंगे। किसी अनपढ़ व्यक्ति को अब भाई कितने अक्षर हैं? अब दो अक्षर हैं, यानी दो ध्वनियां हैं, एक द की एक अक्षर की, पर दो ध्वनि नहीं है इसमें। देखिए आप, द में ए मिला हुआ है, आधा द प्लस ए, ये मिलकर द बनता है। पढ़ेंगे हम इस चीज को आगे उसमें अपनी वर्णमाला में। अक्षय, अक्षय आप जानते हैं संयुक्त वर्ण है, ये आधा कै और श से मिलकर बना हुआ है, तो आधा क्या आ जाएगा यहां पर? श, क्योंकि पूरा होता है, हमने श आधा कर दिया और ए उससे बाहर निकाल दिया। 1 2 3 4 5, 5 ध्वनियां हैं इसमें। अधिक कितने रही हैं? 2। अक्षरात्मक लिपि। वर्णनात्मक लिपि में जितने अक्षर होंगे उतने ही दिखेंगे। कैसे? डी ए ना, दक्ष, के एस एच, दक्ष, डी ए के एस एच। किसी अनपढ़ को बुलाओ, कितने वर्ण है भाई, कितनी ध्वनि है? अब जी 5 है, 1 2 3 4 5, पूरा वर्णन हो गया। 5 है, 5 की 5 है। इसको पढ़वाओ उस चीज को, क्या बोलेगा? अजी 2 ही तो है, झूठ बोल रहे, 5 कहां है इसमें? 2 है, देखो, एक द्वार एक अक्षर। तो ये अक्षरात्मक लिपि होगी, ये अक्षर को खोलना पड़ता है। ये कौन सी लिपि होगी? वर्णनात्मक लिपि। हमारी रोमन लिपि कैसी है? ऐसी है, ये रोमन लिपि है। जो अंग्रेजी लिखी जाती है किस में लिखी जाती है? रोमन में लिखी जाती है। अंग्रेजी हुआ, फ्रेंच हुआ, ठीक ना, इटालियन भाषा हुई, जर्मनी भाषा हुई, वो किस में लिखी जाती है? वो बच्चों सब रोमन में लिखते हैं। किस लिपि में? रोमन लिपि में। तो ये तो हो गया आपकी अक्षरात्मक लिपि, कौन सी? वर्णनात्मक लिपि। दोनों के मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा लिपि का, इस तरह का क्या लिपि थी। अब हम आते हैं वापस हमारे भारत में। अब भारत में क्या करते हैं हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का विकास। किसका? देवनागरी, देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको। लिपि हम पढ़े, समझ लिए क्या है? अक्षरों को लिखने का तरीका, उनको चित्रित करने का तरीका लिपि है। पहले चित्रात्मक लिपि आई थी, चित्र के माध्यम से बातों को बताया गया, फिर सूत्री लिपि आई, फिर भावात्मक लिपि आई, और फिर बाद में आधुनिक रूप कौन सा है? लिपि का ध्वनि मूलक। जैसे ध्वनि है तो उस ध्वनि को हमने उसी रूप में दे दिया, वही रूप दे दिया उसको, तो ध्वनि मूलक बन गई। देवनागरी लिपि, अगर हम बात करते हैं देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा पहले इतिहास में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा। इतिहास में जाने के लिए हमको मालूम है भारत में मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी यूनानी भाषा में। यूनानी में जब उसने लिखा इंडिका, तो इंडिका में यह वर्णन हुआ है कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है। यानी मौर्य काल में मैगस्थनीज ये उल्लेख करता है कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उसका सतही ज्ञान था। सतही मैगस्थनीज की बहुत सारी बातें भारत के बारे में सही नहीं है, उन्हीं में से एक ये भी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पाली ग्रंथ है महात्मा बुद्ध के, वो बहुत पहले लिखे गए हैं। उसके अलावा जो वैदिक चीजें हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, वो उससे पहले लिखे गए, मैगस्थनीज से पहले। तो भारतीयों तो लिखने की कला का ज्ञान था पहले से, तो मैगस्थनीज का वर्णन सही नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, जो हमारे यहाँ जो भाषा और जो लिपि मानी गई ना बच्चों, भाषा भी और लिपि भी, ये देवता के द्वारा दी गई मानी गई है। आप जानते होंगे कि जितना भी वेद साहित्य है, वैदिक साहित्य है, जो वेद हैं वो पौरुष्य नहीं है, वो पुरुष ने नहीं बनाए। वैदिक साहित्य जो चारों वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद को हम श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनकर। ऋषि मुनियों के सपने में आए देवता, उन्हें श्लोक रटवाए,
ऋषि मुनियों को, उन ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को रटवाए, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को रटवाए, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहे। तो इनको अपौरुष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपौरुष्य। और अपौरुष के साथ बोलते हैं श्रुति, सुनकर आगे बढ़े हैं वैदिक। तो अब जो आगे बढ़े उसके बाद लिखे भी तो गए ना। जब लिखे गए तो लिपि कौन सी थी? वो ब्रह्मा लिपि थी। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, हमने अपनी पहली लिपि को ब्राह्मी लिपि क्यों कहा? ब्राह्मी लिपि क्यों कहा हमने? ब्रह्मा से बनी हुई है। एक्चुअली प्राचीन भारत में एक अवधारणा रही ऋषि मुनियों की कि हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं वो देवताओं के माध्यम से करते हैं। मैं आपको बताऊं, प्राचीन काल में जितनी पुस्तकें हमको मिलती हैं उन पुस्तकों पे उनके लेखकों का नाम ही नहीं है। कारण क्या है कि जो लेखक थे वो ये मानते थे ये कृति, ये रचना हमारी नहीं है, ये रचना तो ईश्वर ने हमसे करवाई है, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिला तब हमने ये पुस्तक लिखी। इसलिए हम अपना नाम लिखकर ईश्वर के काम को छोटा करना नहीं चाहते। अर्थशास्त्र है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, लिखा हुआ नहीं है उसके ऊपर, कौटिल्य द्वारा रचित। अर्थशास्त्र में ऐसी चीजों का उल्लेख हुआ है जो मौर्य काल से मिलती है, तो हमने उसकी साम्यता चाणक्य से बिठाई। और जो बाकी अन्य ग्रंथ बाद में लिखे गए उनमें लिखा गया चाणक्य की पुस्तक ये। तो उस संदर्भ में हमने इस बात की पुष्टि करी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जो प्रशासनिक विषय पर लिखी गई है, जो राजनीति पर लिखी गई है, वो पुस्तक जो है नाम अर्थशास्त्र है। इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा गया, इतिहास पढ़ाते हुए बताऊंगा बच्चों। तो ये कीर्ति जो थी, हम लिखने की आदत नहीं थी भारतीयों को, तो हमने जब लिपि आई उसको भी हमने कहा ब्रह्मा जी ने दी। क्यों ब्रह्मा जी ने क्यों दी? वेदों के जो संरक्षक हैं, जो वेदों के रक्षक हैं, वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं। कौन मानते हैं? ब्रह्मा जी माने जाते हैं, वेदों के रक्षक। तो वेदों को लिखवाया किसने? इसका मतलब ब्रह्मा जी ने लिखवाया। तो क्या बोला उस लिपि को? ब्राह्मी लिपि बोला गया। अब जो वेदों की हमारी लिपि कौन सी लिपि है बच्चों? ब्राह्मी लिपि है। अब वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि थी, लेकिन ये जो ब्राह्मी लिपि थी बच्चों, ये लिपि धीरे धीरे एक विकास क्रम से, एक विकास के दौर से गुजरती हैं। तो ये लिपि दो भागों में बट गई ब्राह्मी लिपि। एक होगी उत्तरी ब्राह्मी लिपि। कौन सी? उत्तरी ब्राह्मी लिपि। और एक होगी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। दक्षिणी दक्षिण ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि जो थी, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, ये वही लिपि है बच्चों जिसमें अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए हैं। प्राकृत भाषा में है उसका अभिलेख, लिपि जो है लेकिन उत्तरी ब्राह्मी लिपि है। और उत्तरी ब्राह्मी लिपि के साथ उसके अभिलेख अरेमाइक लिपि में भी है, ख्रोष्टी लिपि में भी है, और उसके जो अभिलेख हैं वो यूनानी लिपि में भी है। 4 लिपियां उसके अभिलेखों की। ब्राह्मी लिपि हम उत्तरी ब्राह्मी कहते हैं, ख्रोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, ठीक ना, और यूनानी लिपि। तो इन 4 लिपि में उसके अभिलेख है, लेकिन ज्यादातर अभिलेख किसमें? वो उत्तरी ब्राह्मी लिपि में। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही बनी बाद में गुप्त लिपि। कौन सी बनी? गुप्त लिपि। अब जो गुप्त लिपि बनी, ये गुप्त काल की लिपि है। किसके बच्चों? गुप्त काल की लिपि। गुप्त काल के जो अभिलेख हैं वो इस लिपि में, जैसे आपका भानुगुप्त का एर्ण अभिलेख है, वो आपका गुप्त लिपि माना जाता है। जो उदयगिरी अभिलेख है वो किसमें? गुप्त लिपि में। पर है किसका रूप? ये ब्राह्मी लिपि का। इसके बाद इससे बनी सिद्ध मातृका लिपि। कौन सी बनी बच्चों? सिद्ध मातृका लिपि बनी। सिद्ध मातृका लिपि के बाद बनी इससे कुटिल लिपि। ये एक विकास क्रम है। लिपि उसी तरीके से चल रही जैसे ब्राह्मी लिपि थी, पर धीरे धीरे अक्षर को सजाने का तरीका और क्रम बदलता जा रहा है। तो कौन सी बनी बच्चों? कुटिल लिपि बनी। अब जो ये बन गया आपकी उत्तरी ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन ये आया था, यहां से क्वेश्चन आया, सिद्ध मातृका लिपि। तो सिद्ध मातृका लिपि, गुप्त लिपि, और कौन सी? कुटिल लिपि। पूछ रहा था कि कुटिल लिपि की जननी क्या है, तो सिद्ध मातृका लिपि मानी जाएगी, जस्ट इससे पहले वाली लिपि। फिर कुटिल लिपि से 2 लिपि बनी, बताऊंगा आपको। जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि बहुत इंपॉर्टेंट लिपि है। इस लिपि से
जो दक्षिण भारत की लिपियां हैं, तमिल वाली लिपि तमिल लिपि बोलते हैं, तेलुगु वाली लिपि, कन्नड़ की लिपि को कदम लिपि भी बोलते हैं, है ना। जो कन्नड़ की लिपि है ना, उसे कदम लिपि भी कहते हैं, कन्नड़ की लिपि को प्राचीन कदम लिपि बोलते हैं। उन सब लिपि का विकास दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से हुआ। उन्हीं का ही नहीं, श्रीलंका में बोली जाने वाली सिंहल भाषा जो है, वहां पर दो ही लोग हैं, सिंहल प्रजाति के लोग और कौन से, तमिल लोग। इन्हीं दोनों में लड़ाइयां होती हैं, सिंहल में और किसमें, तमिल में। तो सिंहल की जो भाषा बोलते हैं, जो वो लिखते हैं, उस लिपि का विकास भी दक्षिणी ब्राह्मी से हुआ। यहां तक कि दक्षिणी कोरिया, जावा द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप, जावा द्वीप, मलेशिया की कई लिपि, जो लिपि अन्य देशों की दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों की लिपि है, वो भी किससे बनी, दक्षिणी ब्राह्मी से बनी। जो हमारी दक्षिण भारत की लिपि है, तमिल तेलुगु, वो भी सब किससे बनी, दक्षिणी ब्राह्मी से बनी। और जो तमिल तेलुगु कन्नड़ की जो सम्मिलित लिपि है ना, उससे बोलते हैं बच्चों ध्यान, ग्रंथ लिपि बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ग्रंथ लिपि। ध्यान पूछता है वो दक्षिण भारत द्रविड़ से जो भाषाएं निकली हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, उनकी लिपि क्या है, बनी तो दक्षिणी ब्राह्मी से, पर नाम क्या है उसका, ग्रंथ लिपि। जैसे ना हमारे देवनागरी लिपि, वैसे क्या नाम है उसका, ग्रंथ लिपि। देवनागरी उत्तरी ब्राह्मी से और ग्रंथ लिपि किससे, दक्षिण ब्राह्मी से। कदम लिपि जो है वो भी इसी का रूप है। इस कदम को ही प्रवृत्ति, मतलब अब तो इसको क्या नाम, जैसे ना कर्नाटक भाषा, कौन से कर्नाटक, कन्नड़, कन्नड़ बोलते, कन्नड़ लिपि बोलते हैं। कन्नड़ लिपि के पहला नाम कदम लिपि है, सब इसी से बनी हुई है। किससे, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से। तो उसे क्या बोलते हैं, उससे ग्रंथ लिपि भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका इतना पोर्शन को आप उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसके छोटे लीजिए। अब हम इसके बाद चलते हैं आगे, कुटिल लिपि का आगे। कुटिल लिपि, कौन सी लिपि, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के फिर 8वीं 9वीं शताब्दी में, 8वीं और 9वीं सदी में, 8वीं और 9वीं सदी में दो भाग हो गए। एक भाग बना नागरी लिपि, कौन सा बना, नागरी लिपि, और एक भाग बना शारदा लिपि। जो नागरी लिपि बना, ये गुजरात में प्रचलित थी। कहां थी, गुजरात में। जब गुजरात में प्रचलित थी तो गुजरात में इसका पहला अभिलेख भी मिला है, किसका, नागरी का। तो गुजरात में प्रचलित थी। तो जब नागर ब्राह्मण हुए हैं गुजरात में, तो उन लोगों ने जब संस्कृत लिखनी शुरू करी, यानी संस्कृत को इसमें लिखना शुरू करा, तो संस्कृत मानी जाती है देव भाषा। ये देवताओं की भाषा रही है संस्कृत। संस्कृत वास्तव में संस्कृत है, वास्तव में क्या है, संस्कृत, सम प्लस कृत, संस्कार जैसे शब्द से बनी है संस्कृत। तो संस्कृत देव संस्कृत बोलते हैं इसको। तो जब देवों की भाषा इसमें लिखी गई तो बन गई देवनागरी। क्या बन गई, देवनागरी। कौन सी, जब देव संस्कृत यानी संस्कृत देव की भाषा, लेकिन नागरी में तो क्या बन गई, देवनागरी। तो गुजराती जो भाषा गुजराती में लिखते हैं वो भी किसमें है, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में जो हमें प्रचुर मात्रा में जो वो मिलते हैं अभिलेख, ध्यान बच्चों, वो हमें मिलते हैं अभिलेख चंदेल शासकों के। किसके, चंदेल शासकों के मिलते हैं। जो अभिलेख हमें मिले हैं खुजराहो मध्य प्रदेश से, इनके अभिलेख 9वीं सदी के अभिलेख हैं। और जो 9वीं सदी के अभिलेख हैं वो सारे अभिलेख बच्चों किसके हैं, वो अभिलेख, वो सारे अभिलेख जो है आपके वो इसमें हैं, क्या नाम, देवनागरी लिपि में। 9वीं सदी के अभिलेख, चंदेल शासकों के अभिलेख, पहले अभिलेख हैं जो किसे मिलते हैं, हमको देवनागरी मिलते हैं। इससे पहले अभिलेख गुजरात में भी मिला एक अभिलेख इसका, लेकिन जो प्रचुर मात्रा मिले वो किसमें मिले, चंदेल शासकों के अभिलेख, देवनागरी लिपि मिले, 9वीं शताब्दी की बात है। अब जो शारदा लिपि है, अब जो ये शारदा लिपि है बच्चों, इससे फिर कई भाषाएं बनी। जैसे कई वो बनी, एक तो बनी गुरुमुखी। कौन सी बनी, गुरुमुखी। गुरुमुखी किसने चलाई थी बच्चों, सिख गुरु, है ना। कौन से, पढ़िएगा खुद, कुछ बातें खुद भी पढ़िएगा। गुरुमुखी बनी। एक कश्मीरी बनी, कश्मीरी लिपि। एक बनी आपकी कौन सी, लहदा। और एक बनी आपकी टीकरी। ये 4 लिपियां बनी है। ये बोली कहां जाती है, यहां कहान में लिखा है, मैं बताता हूं। गुरुमुखी पंजाबी में, पंजाब में। कश्मीरी जो कश्मीरी भाषा है वो उसमें लिखी जाती है लिपि में। लहदा लिपि जो आपका पाकिस्तान है, जो बलूचिस्तान का एरिया है वहां है। और टिकरी लिपि भी पाकिस्तान की ही है, ठीक ना। तो ये लिपियां बनी किससे, शारदा से। ये किससे बनी, अब जो हमारी देवनागरी लिपि है ये देख लीजिए आप, मेन तो यही है। इससे गुजराती, मराठी, ठीक है ना,
गुजराती, मराठी का आपका जो है जैसे कोंकणी है वो देवनागरी में लिखते हैं। जितनी भी हमारी जैसे राजस्थानी बोली है, गढ़वाली है, कुमायूनी है, भोजपुरी है, अवधी है, बघेली है, बुंदेली है, कुमायूनी है, हिमाचली, सब किस में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। गुजराती की लिपि अलग है गुजरात में, पर अक्सर इसी तरह लिखा जाता है जैसे देवनागरी में लिखे जाते हैं, ठीक ना। और यहाँ मराठी भी ऐसे ही है जो इसमें लिखी जाती है। कोंकणी है, कोंकणी, कोंकणी में बताता आपको कोंकणी किससे मिलकर बनी है? मराठी से बनी है और कन्नड़ से मिलकर बनी है। वो लिखी देवनागरी में ही जाती है, उसके अलग से लिपि नहीं है। तो ये तो आपके भारत की लिपि का विकास हो गया बच्चों। शारदा से कौन सी बनी है, इससे कौन सी बनी है, तो इन लिपि का विकास आप जरूर याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी लिपि की बात होगी, भारत में लिपि कैसे बनी। अब अगला चीज देखते हैं। अब जो ये तो लिपि का विकास हो गया आपका, अब कुछ लोगों का कुछ योगदान रहा हिंदी से। हिंदी का विकास हमने पढ़ा, हमने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा। हिंदी साहित्य का इतिहास एक थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, आप लोग, हमारे लिए नहीं है, आपके लिए, कि जी आदिकाल पढ़ रहे हैं, अब भक्ति काल पढ़ रहे हैं, फिर रीतिकाल पढ़ रहे हैं, फिर आधुनिक काल में हरिश्चंद्र काल, द्विवेदी काल, छायावादी युग, ये सब पढ़ रहे हैं, नई प्रगति काल पढ़ रहे हैं, प्रगतिवादी पढ़ रहे हैं। तो कि बोरियत लगता है इसमें, क्योंकि इसमें समझने का, इसमें कुछ रटने की चीजें हैं सारी। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हिंदी का विकास फिर कैसे हुआ, कि हमने अपभ्रंश तक आकर छोड़ दिया। अपभ्रंश के बाद जो आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जैसे आज अपभ्रंश से वैसी निकली होगी, ऐसा नहीं है। जो हिंदी हम आज बोलते हैं और जो हम आज लिखते हैं, ये हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसको ना मतलब द्विवेदी काल, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय द्विवेदी काल में, जो ना द्विवेदी काल बोलते हैं, उस द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से हिंदी को वास्तव में मानक रूप दिया गया। क्या दिया गया? हिंदी को वास्तव में जो मानक रूप पड़ा, वो बच्चों द्विवेदी काल में पड़ा, द्विवेदी काल में, द्विवेदी काल में पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से पड़ा। तो द्विवेदी काल में हिंदी को जो मानक रूप था, वो वास्तव में इसमें दिया गया, हिंदी काल में। एक नाम हो रहा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, देख कितना लंबा नाम है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, कितना लंबा नाम है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने एक प्रयास किया बहुत अच्छा। ये हिंदी में उर्दू के पक्षकार थे। हिंदी में कुछ शब्द उर्दू के होने चाहिए, मैंने आपको बताया पहले, हिंदी में उर्दू के शब्द उसे रेखता कहते हैं, कहते हैं हिंदी को रेखता, जब हिंदी में उर्दू शब्द थे। इन्होंने हिंदी में कुछ फारसी शब्दों को शामिल करवाया। फारसी ना बोलते, जैसे फारसी कौन सा, जैसे कै, ये नुक्ता वाला कै, कै ये नुक्ता वाला, कै खे गे, जय और फै, ये फारसी के वर्ण हैं बच्चों। किसके? फारसी के। इनका उच्चारण अलग तरीके से होता है, ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। इसमें आपको कहूं, ये क्या लिखा हुआ? गज, और ये क्या लिखा हुआ? गज। ये गज लिखा हुआ और ये गज लिखा हुआ। ये नापने वाला पैमाना है, ये हाथी है, गज है ना, केवल बिंदी से बदल गया। मैं कहूं आपको खाना, और एक ये खाना कह दूं, ये यहां लगा नुक्ता, ये खन्ना, इसमें नुक्ता लगा बिंदी। खाना, खाने वाला, खन्ना, अलमारी का खन्ना, अलमारी का खन्ना। अरे कौन सा है? ये भोजन वाला खाना है। बिंदी आने से इतना बदल गया। फन, अरे फन, दोनों में अंतर हो गया। फन सांप वाला फन, फन हरफन मौला फन, हरफन मौला वाला, पता नहीं हरफन मौला खिलाड़ी, तो वो वाला फन है ये। अरे फन कौन सा है? सांप वाला। कल नुक्ता आने से बदल गया। किसके? नुक्ता आने से। जैसे बोलते ना जरा, और ये जरा, ये जरा थोड़ा सा, और ये जरा बुढ़ापा। ये जरा कौन सा है? बुढ़ापा, अरे जरा थोड़ा सा। तो कितना अंतर है केवल नुक्ता लगाने से। कितनी समृद्ध हुई हिंदी। एक ही शब्द को पढ़ लो, थोड़ा बोलने में अंतर कर दो, तो अर्थ ही बदल गया। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आगत जो व्यंजन है वो हमारे इसमें आ गए। आगत स्वर अलग होता है। आगत स्वर बच्चों ये होता है, ये आगत स्वर बोलते हैं इसको, है ना, ये हमारे आगत व्यंजन है।
चलिए, ये तो हमारी हो गया लिपि का विकास। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हिंदी की, वो होगी वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला या हिंदी का आप कह लो व्याकरण। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपको जो मिलेगी वो वर्णमाला और आपको जो है किस पर, व्याकरण पे मिलेगी। जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया मिलेगा, अलग मिलेगा बहुत सारे लोगों से, गहनता मिलेगी, गहराई, उतनी गहराई मिलेगी जितनी आपको चाहिए। बहुत गहराई की आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत गहराई जाने के लिए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, तो उतनी जरूरत नहीं है। पर जितनी गहराई तक मैं आपको ले जाता हूं उतनी गहराई तक आप जाइए। बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत ज्यादा गहराई भी नहीं है, एक सब कुछ बैलेंस ही तो है, सब बैलेंस रहना चाहिए, ना बहुत गहरा ना बहुत ऊपर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, वो क्लास होगी हमारी व्याकरण पर। किसको कहते हैं व्याकरण, पहला ग्रंथ कौन सा है व्याकरण का, और वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, किसको वर्णमाला कहते हैं, ये हमारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मंगल हो।